हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पहले 15 अगस्त की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस है तो आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जब भी देख रहे थे कि हमारा जो पहले की जो वीडियो चल रहा था उसमें हम बिहार करंट अफेयर देख रहे थे, यानी कि उसमें जो हम एसपीडी था उसका करंट अफेयर देख रहे थे, और एसपीडी का जो करंट अफेयर हम देख रहे थे तो उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं थी हम उसका देख रहे थे, उस पर चर्चा किए थे। ये जो हमारा सीरीज चला है मुख्य रूप से बिहार स्पेशल के लिए है, और मुख्य रूप से खतरी बीपीएससी को टारगेट करके चलाया जा रहा है। बाद में आप देखेंगे कि अभी बीपीएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, फिर अदर बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हमारा फोकस इस वीडियो में है, ये सीरीज चलेगा, प्रत्येक दिन हम 40 क्वेश्चन करेंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो महत्वपूर्ण इवेंट होगा उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं बचे। अगर पूछा जाए सवाल, अगर पूछा जाता है करंट अफेयर से, तो वह मुद्दा जिस पर हम डिबेट कर ले, वहाँ से अगर सवाल आए तो आप उसको बना दें। तो हमारा जो अभी ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, इसमें हम मुख्य रूप से क्या करेंगे कि केवल बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बिहार से जुड़ा जो भी करंट अफेयर है उस पर हम डिबेट कर लेंगे, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट होगा, तथ्य होगा, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो और ये मुख्य रूप से खतरे बीपीएससी के लिए है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे समक्ष है, पहला प्रश्न है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 का प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह प्रदान किया गया है। तो बिहार को देखेंगे कि आकांक्षी 2.0 में आकांक्षी 2 में जगह प्रदान किया गया है। तो सबसे पहला जो मेरे समक्ष जो आ रहा है, आप देखेंगे कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक जो है, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, इसको कौन जारी करता है। तो ये होना चाहिए कि ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, ये तो पता हो गया। अब देखें कि इस जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसको 2.0 भी बोला गया है, दूसरा वर्जन है। तो इसमें क्या होता है, तो स्कूली शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने वाला एक मानक है, और इसको 2017 में लॉन्च किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। जो ग्रेडिंग है, ये प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक है, कब लॉन्च किया गया था, 2017 में किया गया था। और ये 73 इंडिकेटर पर 73 इंडिकेटर पे आधारित होता है। 73 इंडिकेटर पे आधारित होकर क्या करता है कि ये आंकता है, परफॉर्मेंस को आंकता है। आप देखेंगे आउटकम्स को देखता है, गवर्नेंस देखता है, एंड मैनेजमेंट को देखता है, लर्निंग आउटकम्स देखता है, एसेस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, टेक्निक, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे 73 मानक है। तो हमारा उद्देश्य अब ये नहीं, अब देखें कि टोटल स्कोर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इन सभी मानकों का 1000 स्कोर है, मतलब 1000 अंक दिया जाता है, जिसमें चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। पहले ये याद रखेंगे, चंडीगढ़ को कैवा स्थान, इस जो ग्रेडिंग इंडेक्स था इसमें चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे था और उसका स्कोर 703 था। इसको याद रखेंगे, 703 था, इसको याद रखेंगे। बिहार जो है, बिहार का आप देखेंगे कि बिहार आपको जो है इसमें क्या ताकि बिहार 471 स्कोर किया था। बिहार का स्कोर कितना था, आप देखें कि 1000 में 471 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से बिहार का था, और बिहार को आकांक्षी 2.0 में रखा गया। इसको भी याद रखेंगे, आकांक्षी 2 में रखा गया है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 3 लोग हैं। बिहार के कितने लोग हैं, 3 लोग हैं जिनको युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को दिया गया है। अब जो युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार है कौन देता है, तो आप यहाँ देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इस साल क्या किया गया था कि 23 युवा जो है, 23 युवा को युवा पुरस्कार दिया गया था, और 24 लेखक को बाल पुरस्कार दिया गया था। तो 23 युवा को जो है युवा पुरस्कार, जबकि जो 23 लेखक जो हैं उनको युवा पुरस्कार दिया गया, जबकि 24 जो लेखक हैं उनको बाल पुरस्कार दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, 24 को बाल पुरस्कार दिया गया। और बिहार से मुख्य रूप से देखेंगे कि बिहार से जो है 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, बिहार से ये 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। एक का नाम नेहा झा मनी नाम है उनका, नेहा झा मनी। दूसरा मुन्नी कामत जो है, एक है वो मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा सेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। जो बिहार का पहला सेर प्रजनन केंद्र होगा, तो पूरे भारत का चौथा और बिहार का पहला, इसको याद रखेंगे, पूरे भारत का चौथा और बिहार का पहला सेर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, राजगीर में। इसको याद रखेंगे, राजगीर में खोला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो पीएम श्री योजना के चौथे चरण जो चल रहा है, पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या में बिहार देश में कौनवें स्थान पे, तो बिहार का स्थान चौथा है। तो एक सवाल आपके मन में आया कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे यूपी है।
यूपी जो है पहले स्थान पे, यहाँ 744 स्कूल जो है पीएम श्री के तहत है, जबकि बिहार चौथे स्थान पे। कितने स्कूल है बिहार में? बिहार में 556 स्कूल है। इसको याद रखेंगे, बिहार में टोटल 556 स्कूल को पीएम श्री के चौथा चरण में चयन किया गया है। तो बिहार में कितना? 556। इसको याद रखेंगे, 556 फ्री 556 जो है स्कूल है उसको पीएम श्री के तहत चयनित किया गया है। अभी ये सवाल आता है कि पीएम श्री ये स्कीम क्या है, तो ये कब लाएगा? तो देखें कि ये 5 सितंबर जो है उस 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना लाया गया था। इसको याद रखेंगे, 5 सितंबर 2022 को लाया गया था। और इसका काम क्या था? तो देखें कि इसका काम क्या है कि देश भर में पूरे देश भर में आदर्श तथा उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना करना, यानी कि मॉडल जो स्कूल होता है उसकी स्थापना करना पूरे इंडिया के अंदर इसका लक्ष्य रहा है। और इसका लक्ष्य कितना रहा है कि इसका देखें कि 14,500 स्कूल स्थापित करना चाहती है। टोटल जो है मॉडल स्कूल कितना बनाना चाहती है? 14,500। इसको आप याद रखेंगे, 14,500 बनाना चाहती है। जो पीएम श्री स्कीम है इसमें वित्त पोषण कितना है? तो देखेंगे 60-40 का रेशियो है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, राज्य सरकार 40% इसमें जो है वित्त पोषण करता है इस स्कीम के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 32 पेड़ को। आप देखेंगे कि बिहार राज्य जो जैव विविधता बोर्ड है, आपको इससे सवाल आ सकता है कि बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड में आप यूपीएससी अगर पढ़ते हैं, अगर यूपीएससी का देखेंगे सिलेबस, आप देखेंगे इकोलॉजी गवर्नमेंट का, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। बायोडाइवर्सिटी आप एक्ट देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसको पढ़ना। ये काफ़ी फ्लेक्सिब स्कीम है, फ्लेक्सिब योजना है। जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी है। तो जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसके देखेंगे कि नेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी का निर्माण किया गया है, जबकि राज्य लेवल पे जैव विविधता बोर्ड बनाया गया है। तो आप पहले तो याद रखेंगे कि जो बिहार सरकार का जो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसकी स्थापना कहाँ से हुई है? तो जैव विविधता जो एक्ट है इंडिया के अंदर 2002 उसके तहत उसको स्थापित किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, जो जैव विविधता एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है। देखेंगे कि जो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसका मुख्यालय पटना में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2011 में हुआ था। इसको याद रखेंगे, जुलाई 2011 में। यानी जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत जुलाई 2011 में बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुआ था। आप इसको कंफर्म याद रखेंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया कि एक बिहार हेरिटेज ट्री भी लाया गया। क्या लाया गया? बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लाया गया है। और इस ट्री ऐप के माध्यम से अगर आपको लगता है, किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके यहाँ जो पेड़ है वो काफ़ी प्राचीन है और इसमें देखें कि उसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है, तो वो इस जो ऐप है इस पर अपना फ़ोटो खींच के और उसके बारे में संबंधित जानकारी दे के डाल सकता है, ताकि बिहार राज्य जो है उसको भी विरासत वृक्ष घोषित कर पाए। तो इसको आप याद रखेंगे कि बिहार में विरासत वृक्षों की संख्या कितनी है? 32 है। और इसमें देखा गया है कि कितना पुराना है, कितना सांस्कृतिक और उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई? तो 6 से 8 तक में जो है कंप्यूटर शिक्षा को बिहार जो है अनिवार्य घोषित किया था। आप इसको भी याद रखेंगे। बिहार सरकार क्या क्या है कि 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कि बिहार पंचायती राज चुनाव में नया आरक्षण चक्र कब से लागू होगा? तो 2026 से लागू होगा। 2026 से नया आरक्षण चक्र को लागू किया जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे कि जो यूपीएससी का पेपर होता है ना, तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था से हमेशा सवाल आता है। पंचायती राज जो व्यवस्था है यहाँ से सवाल आता है, चाहे अशोक मेहता समिति पर आ जाए, चाहे बलवंत मेहता समिति पर आ जाए। तो आपको यहाँ याद रखेंगे आप लोग, तो पंचायती राज व्यवस्था को आप बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ 29 सब्जेक्ट भी दिया हुआ है जो स्थानीय निकाय है, और शहरी स्थानीय निकाय को 18 सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो यहाँ से सवाल आता है। अब ये सबसे आप याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी में उसके तहत पंचायती राज जो भी स्थानीय शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई है। उसमें पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अनुच्छेद 40 के तहत किया गया, इसको आप याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो पंचायती राज में जो आरक्षण है उस किस अनुच्छेद के तहत है? तो देखेंगे 243D, इसको आप एकदम कंफर्म याद रखेंगे, क्योंकि आरक्षण जो है स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था में निकाय में जो व्यवस्था है आरक्षण की कितना में है? तो 243 अनुच्छेद जो है उसके डी सेक्शन डी में है, तो इसको याद रखेंगे। 243D में आरक्षण का व्यवस्था किया गया। बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 को लाया गया। तो बिहार सरकार के द्वारा ये भी याद रखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम जो है बिहार सरकार का
वो कब लाया गया, 2006 में, और वो लागू कब हुआ, 2007 से वह लागू है, तो इसको भी याद रखेंगे 2007 से लागू है। और बिहार में आरक्षण जो है, आप देखेंगे कि बिहार में जो आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण कितना है बिहार में, 50% है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये जो आरक्षण ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो जो एक्ट आया 52वां एवं 53वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया भारत के अंदर, तो उसमें कुछ प्रावधान जो है अनिवार्य है, कुछ प्रावधान अनिवार्य है, कुछ प्रावधान ऐच्छिक है, यानी कि राज्य की इच्छा है तो अपना वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अनिवार्य प्रावधान क्या था महिलाओं के संदर्भ में, उस एक्ट में देखेंगे कि स्थानीय जो निकाय है उसमें 35% आरक्षण अनिवार्य प्रावधान था, और उसको राज्य सरकार चाहे तो विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल है वो चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता था। तो बिहार सरकार एक पारित करके आरक्षण को 33% से बढ़ा के, सॉरी 33%, एक तिहाई था, 33% से बढ़ा के 50% किया, और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे देखेंगे आप। तो अगला सवाल है कि पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। बिहार बाल श्रमिक जो आयोग बना है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार जी को किया गया है। अब देखिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी पूर्व में, इसकी स्थापना पूर्व में 20 फरवरी को हो गई थी, 20 फरवरी 1996 को हुई थी, इसको याद रखेंगे, 20 फरवरी 1996 को हुई थी। और बाल श्रम की जो समस्या है और उसका पुनर्वास है उसको लागू करने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। साथ में आप देखेंगे कि जो ये एक्ट है जिसे संचालित करता है या फिर संचालित होता है, तो देखेंगे कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम जो है 1986 का, 1986 का एक एक्ट है, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, उसी के तहत संचालित होता है और फिर उसको संचालित करती है। चलिए अगला देखते हैं, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया। आप याद रखेंगे जो ई वोटिंग है यानी कि मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग, ई वोटिंग का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सुविधाएं हैं उसी के माध्यम से जब वोटिंग लोग करते हैं, बूथ पर नहीं जाते हैं, वो भौतिक रूप से बूथ पर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने घर में रह के या फिर कहीं भी रह के ई वोटिंग कर देते हैं, उसी को मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, तो उसको ई वोटिंग करते हैं कहते हैं। और बिहार जो है ई वोटिंग वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। और बिहार में क्या हुआ था कि बिहार में जो अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, तो नगर पालिका के चुनाव में ये प्रायोगिक स्तर पे कुछ जगह पे इसका ई वोटिंग संचालित किया गया था, तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। और ये जो वोटिंग हुआ था मोबाइल ऐप के जरिए हुआ था, और जो इसमें क्या किया गया था कि सभी लोगों को ई वोटिंग नहीं करने दिया गया था, बल्कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो दिव्यांग है, जो बीमारी वाले व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और जो गर्भवती महिला है, उनके लिए व्यवस्था लाया गया था। और जो मोबाइल ऐप बनाया गया था उसका नाम था मोबाइल वोटिंग ऐप था। और मोबाइल वोटिंग जो ऐप था उसको संचालित कौन करता है, तो देखिए कि उसका विकास किया था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, साथ में निर्वाचन आयोग भी था। तो आप इसको याद रखेंगे, बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन बना है, तो अप्सरा इनका नाम है, अप्सरा इनका नाम है, तो आप याद रखेंगे। और देखेंगे यहाँ की जो बिहार राज्य महिला आयोग है, बिहार राज्य महिला आयोग है, उसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये देखेंगे कि स्थापना 1993 में किया गया था। और किस एक्ट से किया गया था, जो महिला आयोग है, जो पूरी इंडिया के अंदर देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसको याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पटना में है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक प्रकार से किस प्रकार के निकाय हुआ, विधिक निकाय हो गया, एक बार से विधिक निकाय हो गया। आप इसको याद रखेंगे क्या है, विधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको याद रखेंगे, कई ऑप्शन में आ सकता है कि ये संवैधानिक निकाय है, तो ऐसा नहीं है, लिखा रहेगा कि संवैधानिक निकाय है, विधिक निकाय है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो, ये क्या है, विधिक निकाय है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुलपति सचिन चतुर्वेदी जी बने हैं, सचिन चतुर्वेदी जी बने हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पे हैं, तो पूरे देश में प्रथम स्थान पे हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिशन कर्मयोगी है, एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी स्कीम एक चल रहा है पूरे भारत के अंदर, तो इसी स्कीम के तहत जो है बिहार जो है
पहला स्थान पे है अपने कर्मचारी को, ऑफिसर को प्रशिक्षण देने के मामला में। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या किया गया, जो प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी स्कीम है, इसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सिविल सर्विसेज पास किए होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसके लिए एक आईगॉट बनाया गया है। आईगॉट एक प्लेटफॉर्म है, आईगॉट प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा। आईगॉट प्लेटफॉर्म है, तो इस पर रजिस्टर्ड होते हैं वही लोग जो ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो मिशन कर्मयोगी है, जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसमें बिहार जो है पहले स्थान पे, यानी बिहार के सर्वाधिक जो कर्मचारी है गवर्नमेंट को उसमें रजिस्टर्ड है, और वो प्राप्त करने में पूरे बिहार जो है पूरे देश में पहले स्थान पे है। और मिशन कर्मयोगी जो है प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी स्कीम है, उसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको याद रखेंगे 2 सितंबर 2020। 2 सितंबर 2020 इसको याद रखेंगे। मिशन कर्मयोगी स्कीम क्यों है और क्यों शुरुआत किया गया था, इससे सवाल आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ा के कितना करिए, 1100। और आप देखेंगे कि पेंशन राशि चला भी गया है, तो आप इसको याद रखेंगे 1100 किया गया है, 400 से बढ़ा के 1100 किया गया है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा स्कीम इसको बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। जब आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी के तो वहाँ गरीबी दूर करने की जब बात करेंगे तो एक को जरूर लिखेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो थी बिहार में 400 से बढ़ा के कितना हो गया है, 1100 रुपये किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की जो बिजली खपत है 20 वर्षों में बढ़ के 12 गुना हो गई है। इस वर्ष तक कितना मेगावाट हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि 20 वर्षों में 12 गुना बढ़ के यह कितना हो चुकी है, तो 8428 मेगावाट। आप इसको याद रखेंगे। बिहार में जो बिजली का उत्पादन है कितना हो गया है, 8428। अभी वर्तमान में हो गया है, ये पिछले 20 वर्षों में 12 गुना बढ़ा है। तो इसको भी याद रखेंगे, पिछले 20 साल में कितना बढ़ा है, पिछले 20 साल में 12 गुना बढ़ा है, और 12 गुना बढ़ के कितना हो गया है, 8428 मेगावाट। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ऐश्वर्या राज है, इनका नाम ऐश्वर्या राज द्वारा मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया, 8 से 51 हो गया, 891 हो गया। जबकि देखेंगे कि जो बिहार का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको याद रखेंगे, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, 918 इसको याद रखेंगे। जबकि 11 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 940, इसको भी याद रखेंगे। भारत का लिंगानुपात कितना है, 940 है। तो जनसंख्या पे हम काफ़ी डिटेल जो है डिबेट किए हुए हैं। अगर आप बीटू पूर्व का देखेंगे जो करंट अफेयर हमने बनाया स्पीडी का, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ हम ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बस 2 चीज़ याद रखेंगे। बिहार का जो अभी वर्तमान में कितना है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है कितना है, 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 940 है। और वैसे घट के एक रिपोर्ट आई है उसमें कितना हो गया, 891 हो गया है, 91 हो गया, 891 हो गया है। अब पहला प्रश्न एक देखें। अगला प्रश्न 18 नंबर की 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किए हैं, तो पटना में पहला डबल डेकर पुल बना, इसको याद रखें, पटना में डबल डेकर पुल बना। इस तरह के प्रश्न का आने के चांस फिर भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी भी मिली है, तो 200 प्रखंड में, राज्य के जो भी 200 प्रखंड है वहाँ तरकारी आउटलेट बनाया जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे है। तो ये कार्यक्रम चल रही है देश के अंदर, आयुष्मान भारत डिजिटल कार्यक्रम चल रहा है। अभी देखेंगे कि इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है दुनिया के अंदर, और विज्ञान काफ़ी जो है प्रोग्रेस किया है, तो विज्ञान का विकास हुआ है। तो इससे क्या हुआ है कि पूरे दुनिया के अंदर एक प्रकार के डेटा बनाया जा रहा है, डेटा स्टोर किया जा रहा है कि अगर सारे लोग हैं तो अगर पूरे उनका डेटा एक जगह स्टोर हो जाए तो उस व्यक्ति को बराबर जो है डॉक्यूमेंट लेके डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। फिर उसको कोई नया बीमारी होता है तो पूर्व के उसका हिस्ट्री क्या होगा, संचित होगा किसी खास डेटा में। तो इसी के लिए क्या किया गया है कि भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लाया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आईडी दिया जाएगा, उसमें उसका जो हेल्थ होता है ना, तो हेल्थ रिकॉर्ड होगा कि उसको अभी तक कितना बीमारी हुआ है और क्या बीमारी हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे देशवासी का एक डेटा भी हो जाएगा। तो किसका डेटा हो जाएगा, तो बीमारी और हेल्थ से जुड़ा हुआ डेटा हो जाएगा, सरकार के पास हो जाएगा। और उस पर हम बहुत सारा रिसर्च कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट भी हो सकता है उन सारे लोगों का। अभी देख रहे हैं कि अभी जो जीन सीक्वेंसिंग आप पढ़ते हैं साइंस टेक में, तो वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार के द्वारा लाया गया।
इसमें लोगों का जो है हेल्थ डेटा जो है उपलब्ध होगा, हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। और इसमें बिहार जो है पूरे भारत में इस योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वह कब लाया गया देश के अंदर। तो अपने भारत में उसको 27 सितंबर 2021 को लाया गया। इसको याद रखेंगे, 2021 से लागू है, 27 सितंबर 2021 को इसको लागू किया गया था। और इस मिशन को संचालित कौन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसको याद रखें, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में किस राज्य में, देखेंगे प्रश्न है कि हाल में किस राज्य में भारत का पहला बीज बैंक बनाया गया है। तो आप देखें कि भारत का पहला जो बीज बैंक बना है वो कहाँ बना है, बिहार के अंदर बना है। तो भारत का पहला बीज बैंक कहाँ बना है, बिहार में बना है। और बिहार में कहाँ बना है, तो बिहार के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है भागलपुर, वहाँ बना है। तो याद रखेंगे, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में इसका निर्माण किया गया है जीन बैंक में। और जीन बैंक में होता क्या, एक मन में आपके सवाल आता होगा कि जीन बैंक में क्या होता है। आप देखेंगे कि जो जीन बैंक होता है उसमें क्या होता है, तो जो जीन बैंक होता है उसमें बहुत सारे बीज का जो हम डीएनए है, चाहे उसका जो जेनेटिक कोड है उसको हम संचित करते हैं, उसको रखते हैं, ताकि जब भी जरूरी हो उस पर रिसर्च किया जा सके, उसको फिर से दुनिया के अंदर लाया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे धान की प्रजाति जो परंपरागत तौर से भारत में होता था, बहुत सारे जो फसल होता था परंपरागत तौर से भारत में बहुत सारी प्रजातियाँ थी जिनकी विशेषताएं थी, अन्य विशेषताएं था, तो वो सब क्या हुआ कि विलुप्त हो गया। अब सिंगल धान की आ रहा है, धान का बीज आ रहा है बाहर से आ रहा है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है कि जो पुराना धान का हमारा देसी प्रकार था वो सब लुप्त हो रहा है। तो उसको हम क्या करें कि स्टोर करके रख रहे हैं जीन बैंक के अंदर, बीज जीन बैंक बना के, ताकि हो सकता है कि जब क्लाइमेट चेंज हो या फिर मानव सभ्यता का ज़्यादा विकास हो जाए तो हमें फिर से उस प्रजाति की आवश्यकता महसूस हो, या फिर उसका संकरण करने के लिए जो है हाइब्रिड निर्माण करने के लिए हम उसको संचित करते हैं। तो इसलिए जीन बैंक बनाया जाता है। और ये जीन बैंक कहाँ बना है, बीज जीन बैंक बिहार के भागलपुर में बना है, ये देश का पहला है, इसको याद रखेंगे। और डीएनए बार कोडिंग का प्रयोग किया जाएगा, डीएनए बार कोडिंग का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है। अब ये डेटा नहीं लिखा है कि किस सोर्स में ऐसा बोला गया नहीं बोला गया, तो आप इसको बस याद रखेंगे, बिहार जो है शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश भर में पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लिए लीज पर बीसीसीआई को दे दिया गया है, तो बीसीसीआई को यह दे दिया गया 30 सालों के लिए दे दिया गया है लीज पे। अब देखिए कि पूरे बिहार के अंदर अभी एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जो वर्तमान में क्रियान्वित है। एक का निर्माण किया जा रहा है राजगीर में, जो इंटरनेशनल खेल एकेडमी है वहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार जैसे प्रांत जहाँ इतना बड़ा जनसंख्या हो, बिहार पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान वाला राज्य है, इतना बड़ी जनसंख्या, वहाँ खेल प्रतिस्पर्धा का अभाव है और यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। तो यहाँ भी स्टेडियम अब बनाया जा रहा है। तो एक स्टेडियम का निर्माण राजगीर में हो रहा है, साथ ही में देखेंगे कि जो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, कभी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो चुका है, 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुका है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच 1992 में हुआ था, वहाँ विश्व कप हुआ था, उसका एक मैच हुआ था। तो इस स्टेडियम को फिर से जर्जर स्थिति से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए लीज पे दे दिया गया बीसीसीआई को, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जो है नैक है, नैक के द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है, तो आप देखें कि कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो साबौर के अंदर है उसको ग्रेड 1 प्रदान किया गया। आप इसको याद रखेंगे, कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को नैक के द्वारा ग्रेड 1 दिया गया। तो नैक क्या करती है, आप देखेंगे कि नैक जो है, नैक भारत के अंदर एक प्रकार के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन जो है परिषद है नैक। अब ये क्या करती है कि जो भी कॉलेज होता है, जो भी यूनिवर्सिटी होता है, जो हायर एजुकेशन है, उसको ये ग्रेड देता है कि वहाँ कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना सिलेबस को पूरा किया जाता है, किस तरीके के रिसर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके आधार पे जो है ये देता है। और ग्रेड 1 बिहार में किसको दिया गया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर को ग्रेड 1 प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया, अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है, तो उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है गठन किया गया, तो आप देखें कि बिहार में इसका गठन किया गया है। बिहार में स्पेशल टाइगर फोर्स बनाया गया है और इसमें क्या है कि जो जवान होंगे भर्ती किए जाएंगे उनको एमपी और महाराष्ट्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा
और NTCA जो है भारत के अंदर एक संस्था है NTCA, आप देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसी के अंतर्गत जो है स्पेशल टाइगर फोर्स जो है उसी के मॉनिटरी के तहत काम करेगी। इसका काम बाघों की सुरक्षा प्रदान करना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और बिहार के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो एक है, आप देखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसको VTR भी बोला जाता है, बहुत पॉपुलरली नोन इन इंडिया, VTR इसको बोलते हैं। तो VTR जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उस वह कहाँ है, तो देखें कि बिहार में एकमात्र जो है नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दूसरा टाइगर रिजर्व भी कैमूर के अंदर बनाने की बात चल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में कितने आयोग का गठन किया गया है, तो 3 आयोग, आप इसको याद रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया है। पहला क्या बनाया गया है, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है, तो बिहार जो है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा, सफाई कर्मचारी आयोग, देखेंगे बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा। अभी दूसरा जो आयोग बनाया जाएगा उसका नाम क्या है, बिहार राज्य युवा आयोग भी बनाया जा रहा है, तो युवा आयोग भी बनाया जा रहा है, आप इसको याद रखेंगे, बिहार जो है ये एक युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। तीसरा जो बनाया जा रहा है, बिहार राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड भी बनाया जा रहा है, किन्नर कल्याण बोर्ड भी बनाया जा रहा है। तो 3 बोर्ड आप याद रखेंगे। एक सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से आयोग बनाया जा रहा है ताकि सफाई कर्मचारियों को बेहतर तरीका से रेगुलेट किया जा सके और उसके हितों के लाभ के बारे में देखा जा सके, उसका मुख्य उद्देश्य। तीसरा जो बनाया जा रहा है, युवा कल्याण आयोग बनाया जा रहा है, मतलब युवा आयोग बनाया जा रहा है युवाओं की स्थिति को देखने के लिए, उसके कल्याणकारी कार्य के लिए। और तीसरा किन्नर आयोग भी बनाया जा रहा है बिहार में, तो याद रखेंगे 3 बोर्ड की गठन किया गया। हम गूगल पर सर्च किए थे तो इसी 3 बोर्ड के बारे में बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार के द्वारा जेल के अंदर जो कैदी है उनको डिजिटल साक्षर किया जाएगा। डिजिटल साक्षरता का क्या मतलब है, साक्षरता का मतलब तो आप जानते ही है कि साक्षरता का मतलब की परिभाषा दिया गया है जनगणना में, लेकिन डिजिटली साक्षर होने का मतलब है कि जो भी लोग हैं उनको जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, उसके संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक है उसके बारे में, मोबाइल है उसके बारे में, नेट है, इंटरनेट है उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, तो उसको डिजिटली साक्षर बोला जाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के जो चरण 2 उसका शिलान्यास किया गया, तो औरंगाबाद में है। आप देखिए कि नबीनगर जो सुपर थर्मल पावर है कहाँ है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद के सिवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ एक बनाया गया है, देखें कि नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी है उसके द्वारा संचालित है, तो नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी उसके द्वारा संचालित है। साथ में देखें कि इसमें जो शेयर होल्डर है NTPC का है, जो यहाँ है उसमें किसका है, NTPC का शेयर होल्डर है। साथ में बिहार सरकार का है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है उसका भी शेयर है, तो बिहार जो स्टेट है पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है उसका भी यहाँ पे शेयर है, साथ में NTPC का शेयर है, तो इसको आप याद रखेंगे। पहले यहाँ देखेंगे कि 660 गुने 3 मतलब 660 मेगावाट का 3 यूनिट पहले से संचालित था। अभी मोदी जी क्या किए हैं कि यहाँ 800 मेगावाट के एक जो है 3 यूनिट घोषित किए हैं कि 800 मेगावाट का जो है 800 मेगावाट का 3 यूनिट बनाया जाएगा यहाँ, तो इसको चरण 2 बोला गया है। और इसके लिए कितना रुपए की व्यवस्था किया गया है, तो 29,947 करोड़ की व्यवस्था किया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 29,947 करोड़ दिया गया है, तो मोदी जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखेंगे कि इसके लिए जो हम मिला है राजगीर में, तो पहले इसका आयोजन राजगीर में किया जाना था, आप इसको याद रखेंगे। जो है ये जो महिला कबड्डी विश्व कप था इसका आयोजन कहाँ किया जाना था, राजगीर में, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया और इसको कहाँ भेज दिया गया, हैदराबाद में। हैदराबाद में इसको पोस्टपोन करके हैदराबाद भेज दिया गया। और इस जो इवेंट हुआ इसमें भारत विजेता रहा, तो आप इसको याद रखेंगे, भारत विजेता बना है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें 14 देश की टीम ने भाग लिया था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो देखेंगे 3.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़, इसको याद रखेंगे। 3.17 लाख जो है बजट रहा है, 3.17 लाख करोड़ का। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है, तो सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री, इसको याद रखेंगे। सम्राट चौधरी क्या है, वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और जो बजट है आप देखेंगे कि बजट पेश करने का जो यहाँ दिया होगा कि जो आर्टिकल 112 है, जो भारतीय संविधान में 112 है, तो उसमें क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसी अनुच्छेद के माध्यम से जो है
बजट को प्रस्तुत करती है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो केंद्रीय स्तर के जो मंत्री है बजट किसके तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत करते हैं, इसको याद रखेंगे। और राज्यों में जो बजट पेश किया जाता है कितना, तो उसके लिए अनुच्छेद 202 है, इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा सीधे जा सकता है कि राज्य सरकार अपना बजट जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करती है, तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे अनुच्छेद 202 है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना बजट का किस अनुच्छेद के तहत, 112, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करती है, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। और बजट में आय व्यय क्या बात होता है, सरकार का आय का और खर्च का जो है तो उसमें अनुमान होता है 1 साल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना किया अनुमानित है, तो 2,52,000 करोड़, 2,52,000 करोड़, तो 2.52 लाख करोड़ जो है क्या किया जाएगा, राजस्व व्यय किया जाएगा। तो आप देखेंगे राजस्व व्यय क्या होता है, आप इसके लिए देखेंगे कि नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि बजट जो है यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, साक्षात्कार हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बजट के जो मूलभूत सिद्धांत है, बजट का जो मूलभूत फिलॉसफी है उसको पहले जानें। फिर उस वर्तमान संदर्भ में जो बजट है उसका क्या, बजट के अंदर सरकार क्या क्या घोषणा की है, नहीं की है, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो जो राजस्व बजट होता है, देखेंगे राजस्व व्यय क्या होता है, तो राजस्व व्यय उसे माना जाता है कि वैसा व्यय है जिसमें कोई संपत्ति का क्या होता है कि सृजन नहीं होता। पहला, न तो संपत्ति का सृजन होता है और न ही हम ऋण को चुका पाते हैं। जो सरकार का पूर्व का ऋण होता है उसकी चुकता किया जाता है, तो उसको हम राजस्व बजट कहते हैं। क्योंकि इससे न तो जो है वेल्थ का क्रिएशन हुआ और न ही जो उत्तरदायित्व था, जो डेट था उसकी कमी आती है, उसके वैसे खर्च को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, राजस्व व्यय बोला जाता है। इसमें वेतन उत्तन शामिल होता है, वैसा खर्च शामिल होता है जो गैर उत्पादक होता है या फिर कहें तो अनुत्पादक होता है। तो इसके लिए कितना दिया गया, तो आप इसके लिए देखेंगे 2.52 हज़ार करोड़, यानी कि देखेंगे 2 लाख तो है ना, तो यहाँ देखें 2.52 लाख लिख देंगे, यहाँ करोड़ रुपया दिया गया, तो इसको याद रखेंगे आप। 2,52,000 करोड़ का खर्च किया गया राजस्व व्यय पर। तो आप देखें कि जो बजट होता है वो वैसा बजट बेहतर माना जाता है जिसमें क्या होता है कि पूंजीगत जो व्यय होता है, पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर बजट माना जाता है और सरकार की पॉलिसी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, तो एक भी नहीं, यहाँ ध्यान देंगे कि एक भी ऐसा लोग नहीं है जिसको जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्सिंग के लिए दिया जाता है, मतलब जो नर्स के रूप में काम करते हैं, जो मेडिकल में सहायक के रूप में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, चिकित्सा सेवा करते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। इस साल 15 पेशेवर को दिया गया था। इस साल क्या किया गया था कि जो 15 लोगों को जो है नर्सिंग सेवा के लिए दिया गया था, और इसको इसकी स्थापना कौन किया, ज़्यादा कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित है। तो किसके द्वारा है ये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको याद रखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये स्थापित है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो पूर्णिया में। पूरन देवी मंदिर कहाँ है, पूर्णिया में, इसको याद रखेंगे, पूरन देवी मंदिर पूर्णिया के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप, मतलब हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ था, राजगीर में, इसको याद रखेंगे। सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप कहाँ हुआ, बिहार के अंदर राजगीर में हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पटना उच्च न्यायालय है उसका 45वां मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया, तो पटना उच्च न्यायालय जो है, पटना हाई कोर्ट है, उसके 45वां न्यायाधीश कौन बने हैं, विपुल मनु भाई पंचोली को बनाया गया है। तो ये 45वें, पहले तो याद रखिएगा कि 45वें चीफ जस्टिस है किसके, पटना हाई कोर्ट की, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ से सवाल आता है आपसे, तो आप याद रखेंगे कि इससे पहले जैसे पिछले बार देखेंगे कि अब जो 17वीं बीपीएससी हुआ था तो उसमें ही पूछा गया था कि जो अभी नए सीजीआई बने हैं वो किस पहले या कहाँ थे, मतलब पहले कहाँ पदस्थापित थे। तो इस तरीक़े से याद रखेंगे, जो ये विपुल मनु भाई पंचोली जी, ये कहाँ थे, गुजरात उच्च न्यायालय में थे। कहाँ थे, गुजरात उच्च न्यायालय में पहले थे, फिर पटना उच्च न्यायालय में आया, फिर इनको पटना का सीजीआई बनाया गया, मतलब कि पटना का मुख्य जस्टिस बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पटना बनाया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। अब आपसे एक सवाल आ सकता है कि पटना में कुल कितने जज बन सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ कि कितना अनुमोदित संख्या है, तो 53 है। आप देखेंगे 53 जो है अनुमोदित प्राप्त है, मतलब अनुमोदन प्राप्त संख्या है जजों का, यानी पटना हाईकोर्ट है उसमें 53 जज रह सकते हैं। अभी वर्तमान में 37 है। अभी वर्तमान में कितने जज हैं, 37 है, आप इसको याद रखेंगे। और जो एससी का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके तहत होता है, तो अनुच्छेद
217 आप इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, इसको भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और जो उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग है, यानी संसद जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है हटा सकता है हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश को या फिर मुख्य न्यायाधीश को या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया है? तो 90%। तो बिहार ऐसा मानता है, आप देखें कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य है भारत के, जो पूर्वोत्तर राज्य है या फिर जो जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, विशेष राज्य की श्रेणी में है राज्य, उनको 90 और 10 का ही रेशियो से अनुदान देना होता है किसी भी मतलब जो भी स्कीम होता है केंद्र सरकार का जो भी है, इस जो है केंद्र प्रायोजित जो ये स्कीम होता है उसमें 90% केंद्रीय सरकार अनुदान देती है, 10% राज्य सरकार लगाता है। जबकि सामान्य राज्य के लिए कितना है? सामान्य राज्य के लिए 60 और 40 का रेशियो है। तो बिहार इसे डिमांड कर रहा है बिहार कि मुझे भी 90% जो है अनुदान सरकार से मिलना चाहिए, केंद्रीय सरकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण बिहार में पहली बार आयोजित किया? 7वां था। तो इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ उसमें 7वां संस्करण था। बिहार के कितने शहर में हुआ? 5 शहर में हुआ। पहला गया, दूसरा राजगीर, तीसरा भागलपुर, चौथा पटना और 5वां बेगूसराय। और इसका कुछ इवेंट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो ये 5 जो है बिहार के शहर याद रखेंगे, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और पटना। कुछ खेल नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वर्चुअली उद्घाटन किया गया पटना का जो पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स है वहाँ। तो आप इसको याद रखेंगे। काफ़ी इससे प्रश्न तो एक आना ही है इस बार, फिक्स है कि इससे एक आएगा। इसका जो मास्कट था उसका नाम क्या था? गजसी। इसको भी याद रखेंगे, मास्कट का नाम गजसी था। ज़्यादा सवाल है कि आपसे यही पूछ ले। तीसरा याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 158 जो है महाराष्ट्र जो है मेडल जीता, उसमें से क्या था? उसका मेडल देखेंगे कि 58 गोल्ड था, 50 जो है सिल्वर था और 50 ब्रॉन्ज था, मतलब कांसा था। तो इसको भी याद रखेंगे, ब्रॉन्ज कितना था? 50 था। और बिहार जो है, बिहार मतलब प्रथम 3 राज्य देखेंगे तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरा कौन? हरियाणा है और तीसरा राजस्थान है। ये 3 प्रथम राज्य हैं जिनको सर्वाधिक मेडल प्राप्त हुआ है। बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार को कितनावां स्थान प्राप्त हुआ? बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। बिहार को कुल 36 मेडल प्राप्त हुआ है। बिहार को कुल 36 मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 गोल्ड है बिहार के लिए, जिसमें 7 गोल्ड है और 12 सिल्वर है और साथ में जो है 17 जो है कांस्य पदक है। 17 जो है कांस्य पदक है। आप इसको याद रखेंगे। बिहार का रैंकिंग कितना है? 15वां है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी? तो सिवान के हैं। नर्मदेश्वर तिवारी जो है बिहार के सिवान के। आप इसको याद रखेंगे। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया किसे? नर्मदेश्वर तिवारी। और वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो ये हमारा वीडियो था और हम इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आप सभी के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सके। और आप इसको सुन सकते हैं 1.25 स्पीड करके, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आगे हम आप सभी के लिए 71वीं बीपीएससी को टारगेट करके वीडियो लेके आएंगे, पूरा पढ़ा देंगे। जो भी करंट अफेयर के लिए यहाँ लगभग 500 क्वेश्चन है, उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए लाभकारी होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।